हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग 3 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर करने वाले हैं CPO 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में। गाइज, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, जिनमें से मैक्सिमम कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहे हैं और ये चीज़ काफ़ी मोटिवेट करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो और जो भी आपको लगता है कि बेटर हो सकता है उसको सजेस्ट भी करिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको दिया है 1/n की वैल्यू है। ठीक है, 1/n की वैल्यू कितनी है? √6 + √5 अपॉन में √6 - √5। n की वैल्यू क्या होगी? तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी, √6 - √5 अपॉन में √6 + √5 हो जाएगी। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा, ऊपर भी यही हो जाएगा, नीचे भी। इसकी वैल्यू तो 1 बन जाएगी, नीचे में ऊपर में क्या आ जाएगा? √6 - √5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + b² यानी कि 11 - 2√ab। तो 6 × 5 = 30, तो 11 - 2√30 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है 69 + 28 √5 वर्गमूल का धनात्मक मान बताना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसका वर्गमूल पहले तो निकालना आप समझ लो। ये हो जाएगा 69 + 28 है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 को बाहर रखना है, बाकी पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा। तो आपने कहा 14 है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर लिखने के बजाय इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और 1 × 5 ये अंदर चला गया। अब आपको पता है क्या करना होता है, 69 को ब्रेक करना होता है दो ऐसे नंबर्स में जिनका सम 69 हो और मल्टीप्लाई करने पर ये बने। अब देखो 69 कैसे बना सकते हैं, तो 7 और 7 ले लूँ एक साथ, तो ये 49 हो जाएगा और 5 दूनी 10 दूनी 20, तो ये बन गया 69। तो 49 + 20 यहाँ पे 69 हो रहा है और 49 × 20 करने पर ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला कि इसके स्क्वायर रूट का मान क्या होता है? यही दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7 प्लस है तो प्लस रहेगा √20। √20 को क्या लिख सकते हो? 7 + 2√5 के बराबर। तो प्लस वाली वैल्यू आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 की पावर 11 12 13 14 किससे डिविजिबल है? तो 3 की पावर 11 कॉमन ले लो, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब, तो 27 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 36 के बराबर। तो ये 36 हो जाएगा, 36 और 3 39 और 1 40, तो ये आ जाएगा 40। तो 3 की पावर 11 × 40 आ गया, तो 40 जो है वो डिविजिबल होता है 8 से, है ना। बाकी तो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, बाकी 3 का तो होता, तो 3 से तो डिविजिबल सारे ही नंबर्स होते, क्योंकि 3 की पावर 14 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक लड़के ने सभी प्राकृत संख्याओं को 1 से 12 तक जोड़ा, तथापि उसने एक संख्या को एक बार क्या कर दिया? फिर से जोड़ दिया, ट्वाइस। तो बोल रहा है मान 80 हो गया, आपको बताना है जिस संख्या को उसने 2 बार जोड़ा है वह संख्या क्या होगी। 12 तक अगर संख्याओं का मैं सम लिखूं nn + 1/2 से 13 × 78, तो 78 आ रहा है। क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, तो कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, यानी उसने 2 को रिपीट जोड़ दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 508 में ऐसी कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए? 508 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 529। तो कितना जोड़ देना चाहिए? 21 आपको जोड़ देना चाहिए। ये किसका स्क्वायर है? 23 का। इसके पहले 484 22 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अमन जो है वो रमन की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि रमन की एफिशिएंसी अगर मैं 4 ले लूँ तो अमन की क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अगर अमन किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है, अमन 25 दिनों में काम का एक भाग पूरा कर सकता है, रमन समान काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? आपने कहा 25 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो अमन जो है रमन की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। देन रमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा, अमन जो है रमन की तुलना में, ये तो 5 हो गया, तो अमन अगर 25 दिनों में करता है तो 125 काम हो जाएगा। तो रमन सेम काम को कितने दिनों में करेगा? तो ये डी होगा। तो डी की वैल्यू 125/4 करोगे तो ये तो आपका कितना आ जाएगा?
4 तियाँ 12 30 और 31 पॉइंट समथिंग इसका आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मे बी आई थिंक इसको उल्टा होगा कि यहाँ पे रमन की जगह पर ये अमन होगा और यहाँ पर अमन की जगह पे रमन होगा। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा तो देखो बात बन जाएगी। 25 का गुणा जैसे अगर मैं 4 से करूँगा ना, तो ये वो वर्क हो गया। तो 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन लगेंगे, तो 5 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, है ना। तो ये इस केस में करेक्ट है, इस केस में तो उल्टा है। तो यहाँ पर अमन होगा, अमन की जगह पे ये रमन होना चाहिए। ठीक है, तो रमन की एफिशिएंसी क्योंकि 4 है ना, तो 4 एफिशिएंसी से 25 दिन में 100 वर्क हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अमन होना चाहिए अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें तो। बाकी अदरवाइज आंसर 31.25 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखो क्या होगा। ए और बी एक साथ 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 6 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी द्वारा काम पूरा करने में 36 दिन का अधिक समय लगा। अच्छा देखो भाई, तो कितना जितना लगना था उससे 36 दिन का अधिक समय लग जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे देख लो, देखो ए और बी अगर मिल करके एक काम करते हैं तो कितना 30 दिन लगता है। 6 दिनों तक उन्होंने काम किया तो कितना काम हो गया होगा, अपने का 6 काम हो गया होगा, ए प्लस बी का 24 दिनों का काम बचा होगा। ठीक है, तो ये जो 24 दिन में होना था ये काम अब बी द्वारा काम पूरा करने में 36 दिन का अधिक समय लगा, है ना। आफ्टर 36 मोर डेज, तो 36 दिन और में बी ने इसको पूरा कर दिया, बी को लगे कितना 36 दिन और लग गए। ओके, तो ए अकेले काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ से आप देखो रेशियो से एफिशिएंसी निकाल लोगे, 12 से काट दोगे 2, 12 से काट दोगे 3, तो यहाँ पे 2a बराबर हो जाएगा b के। a और b में रेशियो कितना आ जाएगा 1 और 2 का, a अपॉन b होगा तो 1/2 हो जाएगा। तो a की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो b की कितनी है 2 है ना। तो अब देखो टोटल अगर 3 एफिशिएंसी होती है तो 30 दिनों में ये काम पूरा कर देते हैं। आपको क्या बताना है a अकेले, तो a की एफिशिएंसी कितनी है, एक एफिशिएंसी 1 है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा 90 डेज़ के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक जो कन्फ्यूज़न होता है मैक्सिमम जो मैं स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि वो 36 दिन का अधिक समय जो लगा है ना, ये कंपैरेटिवली जब हम लोग ले लेते हैं कि जैसे अगर मैं ये ले लूँ कि बी उस समय पे कितने दिनों में करता और फिर उससे भी 36 दिन अधिक, तो ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ये समझना कि जो बी द्वारा काम पूरा करने में 36 दिन का अधिक समय लगा, ये इसी दिन से ही काउंट होते हैं ना, यानी कि 36 दिनों में उसने काम पूरा कर दिया, ये आपको गिवन है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होती है इस क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। किसी उत्पाद का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, मतलब 2/5, यानी कि अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये मार्क प्राइस है, 10% की छूट दी जाती है तो 0.7 हो गई, तो ये कितना आ गया, ये आपका हो गया 6.3। तो ये आपकी वैल्यू है। 50 से लिखूँगा तो 63, 100 से लिखूँगा तो कितनी हो जाएगी 120, 126। तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, 100 से 126 पे सेल कर रहे हो तो 26% का प्रॉफिट हो गया। 10%, 20%, 30% की 3 कमागा छूट देने का कुल छूट कितना होगा, तो 10 से गए 9, 20% 1/5, 5 से गए 4, 30% यानी कि 10 से गए 7, है ना। तो ये आप इतना गए हो तो ये हो जाएगा 500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 को 28 और 9 से गुणा करो, 9 8 72 के 2 7, 9 दूनी 18 और 7 25, तो 252। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने 248 का 500 में, तो 248 है 500 में, अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो यही 100 में वैल्यू हो जाएगी। तो 5 25, तो 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 को 20 है ना, तो बचेगा 4, तो 9 पना 45, बचेगा 3/5 यानी कि 0.6, तो 49.6 ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्याओं को 8 से बढ़ा दिया जाता है तब अनुपात 13:19 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या है, देखो 3 और 5 है, दोनों को अगर मैं फिक्स रेशियो से बढ़ाऊंगा तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 2 का, इनके बीच में कितने का है अपने का 3 में कितना जोड़े तो 6 का। मैं का डिफरेंस कभी नहीं चेंज होना चाहिए, यानी कि इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 3 15,
9 और 15 के रेशियो से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, 13 और 19 के रेशियो पे। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे कितने का, 9 से आप जाओगे तो ये 4, 15 से जाओगे तो भी 4। तो 4 के लिए क्वेश्चन में 8 दी गई है, यानी कि हर एक में 2 से गुणा करना है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो 15 और 9 ये कितना आ जाएगा, 24। 24 का दुगुना कर दोगे ये आ जाएगा 48 के बराबर। ठीक है, 3a 5b, तो a का मान 5, b का मान 3। तो a का मान 5, b का मान 3, तो आपने कहा 5 और 3 8 बटे में b का मान 3 है, तो 8/3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 29 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का +1, ऑड नंबर्स का जो बोलेगा n वही n। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। पहले और अंतिम संख्या का गुणक क्या होगा। अब देखो अगर संख्या ही एवरेज दे दिया गया 27 है, तो आप क्या संख्याएं बता सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। ये हो जाएगी 31, यहाँ पे हो जाएगी 25 और ये हो जाएगी 23। ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। पहले और अंतिम संख्या का गुणनफल क्या है, तो ये हो जाएगा 23 और 31 में गुणा कर दोगे, 3 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, ये इसका आंसर हो गया। एक आदमी ने 1 रुपए के 9 कलम खरीदे, 50% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। देखो अगर रुपए होता तो मैं कहता कि 2 रुपये है तो अब 3 में सेल करो। वस्तुएं हैं तो मैं बोलूँगा अगर पहले 3 है तो अब 2 सेल करो। तो 1 रुपये में उसने कितने 9 खरीदे, तो कितने से गुणा किया, 3 से, तो अब कितने से 3 से गुणा करेगा, 6। ये इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर 50% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक उत्पाद पर क्रय मूल्य का 210% लाभ है। एक उत्पाद पर क्रय मूल्य का 210% का लाभ है, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ है, 210 प्रॉफिट है तो 310 में सेल करता है। यदि क्रय मूल्य 40% बढ़ जाता है, 140 हो जाता है, लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है, तब विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होगा। आपने कहा देखो प्रॉफिट है कितना, अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो 170 का प्रॉफिट है। तो बोल रहा है 170 जो प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना है 310 का, लगभग कितना % होगा। तो मैंने कहा यही वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। तो आप अप्रॉक्सीमेट अगर इसको देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 1700/31। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 31 के पहाड़े में 5 बार जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 150 और 155। फर्दर जाएंगे तो 180 के ऊपर निकल जाएगा, तो 5 के साथ में आएगा, है ना, कितना बचेगा, 15 बचेगा, फिर से 150 बन जाएगा, तो फिर से 150। तो अप्रॉक्सीमेट आपको देखना है और 5 के ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सेब की कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ के 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जा रही है, तब किस प्रतिशत से एक व्यक्ति की सेब को खपत को कम करना चाहिए ताकि उसका व्यय वही रहे। भाई देखो कीमत जो है वो 8 से 10 हो गई, तो उसकी खपत को 10 से 8 कर देना चाहिए, तो 2 की कमी करनी चाहिए 10 पे, 20 की कमी 100 पे, यही प्रतिशत हो जाएगा 20% के बराबर। यदि एक संख्या का 25% 6 है, 25% कितना होता है, 1/4, यानी कि 1 की वैल्यू आपको 6 दी है तो 4 की वैल्यू 24, ये आपकी संख्या हो गई। तो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक संख्या क्या है, इसका 50% यानी आधा जोड़ दोगे तो ये हो जाएगी 36 के बराबर। ठीक है, एक नाव 60 की रफ्तार से विपरीत दिशा में और 20 की रफ्तार से धारा की दिशा में 4 घंटे में ट्रैवल करती है। समान नाव धारा की विपरीत दिशा में 40 और धारा की दिशा में 40 करती है तो 6 घंटे का समय लेती है। विपरीत दिशा में अगर कम कर दिया गया है तो स्पीड, तो टाइम तो कम हो जाना चाहिए। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। 60 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, देखो ये क्वेश्चन सही है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी में ये विपरीत जो है ना वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखो आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि धारा की दिशा में तो कितना आपको, और 20 किलोमीटर धारा की अपोजिट दिशा में, है ना, ये लगने वाला जो टाइम है ये कितना है, 4 घंटे का है। जबकि धारा की अपोजिट दिशा में अगर मैं इस पे ये क्या कर दूं, कम कर दूं, तो अब समय जो हो जाएगा, सॉरी धारा की दिशा में अगर कम कर दूं, है ना, और धारा की विपरीत दिशा में क्या कर दूं, समय को बढ़ा दूं, किलोमीटर ज़्यादा चलूं, तो समय ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा लगना चाहिए। हाँ, अब सेंस बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, देखो
जनरल तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पर कोई ऐसा फैक्टर, कोई ऐसी स्पीड मान लो जो दोनों को कट रही हो, और इसकी भी स्पीड कुछ एक ऐसी मान लो जिससे दोनों कट रहे हों, और इस तरह से फिट बैठें कि यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 6। एक गेस वर्क कर सकते हो। बाकी एक इसका क्या होता है, शिफ्टिंग मैथड भी होता है, ठीक है। शिफ्टिंग मैथड है, दैट इज़ क्वाइट फेमस, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो आपको आना जरूर चाहिए। देखो, इसका 60 किलोमीटर और इसका 20 किलोमीटर टोटल सम कितना था, 80। लगता कब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल जो नेट डिस्टेंस है वो सेम रहनी चाहिए। यहाँ पे भी देखो 40 और 40 80 है ना। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो शिफ्टिंग मेथड हमेशा लगेगा। आपने बोला 60 किलोमीटर, यहाँ 20 किलोमीटर, लगने वाला समय 4 घंटे था। आपने क्या किया, 20 किलोमीटर यहाँ पर कमी कर दी, यहाँ पर 20 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो समय कितना बढ़ा, आपने कहा 2 घंटे। मैंने कहा 20 किलोमीटर और कम कर देते हैं, यहाँ 20 हो जाता है, यहाँ 60 हो जाता है। मैंने कहा समय कितना हो जाएगा, 2 घंटे ही और बढ़ना चाहिए, 8 घंटे लगेगा। मैंने कहा 20 किलोमीटर और कम कर देते हैं, 20 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, तो लगने वाला जो समय होगा वो अभी भी 2 आवर्स ही बढ़ना चाहिए, तो ये आ गया 10 घंटे। ये कब है, धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव चलती है 80 किलोमीटर तो लगने वाला समय 10 घंटे। तो आपने कहा धारा के विपरीत जो नाव की रफ्तार आ गई वो कितनी आ गई, 80 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये रफ्तार हो गई। अगर ये 8 है तो मैं 8 की रफ्तार से यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, तो ये लगने वाला समय कितना है, 5 घंटे। तो बचा हुआ 5 घंटे में 6 घंटे में से घटाओगे तो 1 घंटा बचा, यानी कि नाव की धारा की दिशा में जो रफ्तार आ गई वो कितनी आ गई, 40 आ गई। तो 40 किलोमीटर धारा की दिशा में है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अपोजिट है। अब चाहो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। फिट जरूर करके देख लेना, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पर इसको फिट करना, ये सेटिस्फाई हमेशा करेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी फिर भी आप एक बार चेक जरूर करना। बोल रहा है धारा की गति बताइए। धारा की गति कैसे निकालते हैं, 40 में से 8 घटा दोगे आएगा 32, आधा कर दोगे ये हो जाएगा 16 के बराबर। अगर आपसे पूछे नाव की शांत जल में चाल, 40 में 8 जोड़ दोगे 48, आधा कर दोगे 24, ये इसका करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो 50 पेड़ एक पंक्ति में लगे हैं और पेड़ों के बीच की दूरी क्या है, समान है। एक कार 13वें पेड़ से 34वें पेड़, अब देखो 13वें पेड़ से 34वें पेड़ की तरफ अगर बढ़ेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 34 में से 13 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 21 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। 21 डिस्टेंस ट्रैवल, क्योंकि फिक्स डिस्टेंसेस है ना सभी में, इस वजह से ऐसा कर दिया। तो 21 डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगने वाला समय 18 सेकेंड है। तो मैंने माना कि ये उसकी मीटर मान लेते हैं, 21 मीटर है, तो 21 मीटर बटे में 18, ये उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले पेज से 50वें पेड़, तो पहले से 50वें में जाएगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा, आपने कहा 1 घटा दो, तो 49 डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। कितना समय लगेगा, स्पीड से डिवाइड कर दो, 21 बटे 18 इसे डिवाइड कर दोगे तो ये उसको समय लगेगा। देखो 3 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 6, 3 से कट जाएगा 7, 7 से कट जाएगा 7, तो 7 छंग 42, तो 42 सेकेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 12,500 पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक दर से राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। 20% कितना होता है, 1/5, तो 5 से हम लोग जाते हैं 6 पे, 5 से जाएंगे फिर से 6 पे, 5 से जाएंगे फिर से 6 पे। राशि पूछ रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि क्या होगा। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो मैं ऐसे करता कभी नहीं, तब मैं क्या करता 331, तब ये, क्योंकि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये तरीका आसान है। जब आपको अमाउंट निकालना है तब आपको सक्सेसिव मेथड पे जाना है, सक्सेशन के मेथड पे जाना है, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125, तो 6 का क्यूब 216। अगर राशि 125 थी तो आज की डेट में 216 हो जाती, 2 जीरो तब ज़्यादा थे तो 2 जीरो अब ज़्यादा हो जाएंगे, 216 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, सामान्य ब्याज पर 8 साल में एक निश्चित राशि 7 गुना हो जाती है। 7 गुना हो गई मतलब 1 से 7 हो गई। इंटरेस्ट कितना मिला, 6 रुपये का। कितने सालों में, 8 सालों में। इस बात को आपको नोटिस करना है। कितने सालों में ये 19 गुना हो जाएगी, तो आपने कहा इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 18, तो 6 से 18 मतलब 3 गुना हो गया, तो आपका जो समय है वो भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 8 तियाँ 24, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रन्स स्कोर्ड बाय ए एंड बी इन 4 मैचेस। ए और बी द्वारा 4 मैचेस में डिफरेंस बिटवीन टोटल रन्स, तो टोटल रन्स यानी कि इनको आपको जोड़ना पड़ेगा, या तो पूरा पूरा जोड़ करके फिर डिफरेंस लो, या फिर डिफरेंसेस का ही जोड़ लो। तो डिफरेंसेस कितने हो जाएंगे, 30, यहाँ पर देखोगे तो 70, यहाँ पर कितना का है। अब देखो यहाँ पर अभी तक आप ऊपर वाले को क्या है, ज़्यादा मान रहे थे ना, तो अब अगर नीचे वाला ज़्यादा हो रहा है तो इसको घटाना भी पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 40,
और फिर से यहाँ पे ज़्यादा है ऊपर वाला, तो 70, 30, 30, 60 और 63, तो ये आपका ज़्यादा है। तो देखो 70 में से 40 रहेगा तो 30 बचेगा, 30, 30, 60, 60 और 60 120, तो 1, 2, 3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रन्स स्कोर्ड बाय सी इन मैच सेकंड इज हाउ मच % मोर देन द रन्स स्कोर्ड बाय सी इन मैच 1। तो सी के द्वारा सेकंड मैच में फर्स्ट मैच से ज़्यादा कितने % किया गया, तो आपने कहा 8 है 60 में, 4 से कट जाएगा, 2 है 15 में, 2/15, 2/15 की वैल्यू आप निकाल लोगे। 1/15 कितना होता है 6.66, 2/15 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 13.33, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 200/15, तो 15 एकम 15, 5, 15 3 45, फिर 5, 15 3 45, 15 3 45, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रन्स स्कोर्ड बाय ए इन मैच सेकंड, ए इन मैच सेकंड इज व्हाट % ऑफ टोटल रन्स स्कोर्ड बाय दीज 5 प्लेयर्स इन मैच सेकंड। तो मैच सेकंड में पांचों प्लेयर्स द्वारा स्कोर किया गया जो है वो 105 का कितना % है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसका 105 कितना %, तो टोटल जोड़ दोगे तो ये हो गया 140, 208, 208 यहाँ तक अलग कर लेते हैं और ये हो जाएगा 155, ठीक है। तो ये हो जाएगा 363, तो 363 का आपको % बताना है। आई थिंक 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे ऊपर तो ये कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9 और 5 3 15, और यहाँ पर 3 से काटोगे तो 1 2 1, तो ये आ गया। तो अब फर्दर तो कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये 3500/1100 121 कर दो। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी, देखो 121 है, 3 बार जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा तब तो फिर ये पूरा ऊपर निकल जाएगा, 363 हो जाएगा। यहाँ तो 350 है, तो 3 से कम तो 2 आएगा, 2 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवरेजेस ऑफ गिवन प्लेयर्स इन द 4 मैचेस। तो करेक्ट एवरेज, अब एवरेज तो इसके लिए निकालना पड़ेगा, या फिर एक अप्रॉक्सीमेशन देख सकते हो, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन नहीं देख सकते क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक बड़ा स्कोर कर ही दे रहा है ना। फिर भी अगर मैं देखूं तो ये 70 40 60 90 70 40 60 95 105 पे है, जबकि इसके देखोगे तो 135 भी है, 122 भी है, 70 80 60 है ना। इसके जितना हाईएस्ट किसी का भी नहीं गया है, लेकिन ये प्लेयर्स के अकॉर्डिंग देखना है तब तो फिर आप इस साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर्स का आपको बताना है ना। हाँ, तो ये फिर ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये 4 नंबर्स में अब आपको कंपैरिजन करना है कि इसके 4 किसके 4 सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, ई का तो क्लियरली सबसे ज़्यादा है ना, ई का तो क्लियरली ज़्यादा है, सभी बार 100 के ऊपर ही मार रहा है, तो ई तो हाईएस्ट होगा। तो 2 ऑप्शन अब आपके पास बचे हैं जिनमें ए है। सी और डी में आपको कंपेयर करना है, बी वो लोग भी कह रहे हैं कि लोवेस्ट है, तो सिर्फ सी और डी को कंपेयर कर दो। तो सी और डी को कंपेयर कर लेते हैं, 60 60 75 85, यहाँ पे 95 45 55 60, तो ऐसे नहीं कह पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, एवरेज देख लेते हैं। 60 68 75 80 में मेरे को 70 लग रहा है एवरेज, तो 70 से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे प्लस का 5 हो गया और यहाँ पे प्लस का 15 हो गया। तो 15 और 5 20, माइनस 10 किया तो 10, 10 में से 2 गया 8, 8/4, यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया 72 हो गया, किसका, सी का। डी का देखो 95 45 55 60 है, 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 माना तो यहाँ -5, यहाँ +5 हो गया, यहाँ पे 50 में से 10 ज़्यादा है और यहाँ पे ये 45 ज़्यादा है। 45 और 10 कितना हो गया 55, तो 55 हो गया। 50 में अब कितने 4 लोगों में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 14 चौको 56 अप्रॉक्सीमेट। तो 50 में 14 जोड़ोगे तो 64 ही हो रहा है, यानी कि सी का एवरेज ज़्यादा है। तो सी का एवरेज ज़्यादा है, सॉरी ऊपर वाले में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया फिर से एक बार समझ लो। देखो ई को आप देखोगे ना तो देखते ही समझ में आ रहा है, हर बार शतक मार रहा है, मतलब हाईएस्ट एवरेज तो इसी का है। तो ई के ऑप्शन फर्स्ट कहाँ पर है, 2 ही है। अब अगर ई फर्स्ट है तो उन दोनों में कंपेयर करना है, किसमें, सिर्फ और सिर्फ सी और डी में। सी और डी में मैंने देखा सी ज़्यादा है, तो सी इज़ ग्रेटर देन, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है ना, ठोस धातु का गोला है जिसको पिघलाया जाता है, 21 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, ठीक है। एंड रिकास्ट इनटू ए कोन विद डायमीटर ऑफ बेस एज 21। तो कोन में आप बनाते हो तो डायमीटर इसका कितना होता है वॉल्यूम 1/3 πr, आर यहाँ पे क्या है 21/2 है, स्क्वायर इंटू एच है। ऊंचाई ही आपको बतानी है तो ये π/3 कट जाएगा,
21 का स्क्वायर से 21 का क्यूब कटेगा तो ये 21 बच जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 21 गुणे 4 कर दोगे, 4 चौको 16, 6 एक कम 6, तो यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, अगर 7 होती तो कितना चक्कर लगाता, 44 का एक बार में 3.5 पे 22 लगाएगा। तो बोल रहा है 20 चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी 20 से गुणा कर दोगे, 440 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप अगर 44 है तो आपने कहा इसकी साइड कितनी हो गई, 11, विकर्ण 11√2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 14 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना होता है, 2πr/h। आधार की त्रिज्या 14 है तो 2πr की वैल्यू 88 हो जाएगी, 10 से गुणा कर दोगे ये 880 के बराबर हो जाएगा। 63 वाले प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को इस तरह से स्पर्श करते हैं, 3 वृत्त रखे गए हैं। ठीक है, तो जुड़े हिस्से का क्षेत्रफल तो ये आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं। हाफ किसका हो जाता है, सर्कल का एरिया का, जिसकी रेडियस है कितनी 63, तो ये हो जाएगा πr, जहाँ पर 63 हो जाएगा, ये हो जाएगा πr², इसमें से घटाओगे किस में से, ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा 63 का दुगना 126, ये इसकी साइड हो जाएगी, तो √3/4 126 का स्क्वायर। तो अब आपको ये वैल्यू देखनी पड़ेगी कहाँ पर कौन सी वैल्यू फिट होगी। तो देखो 4 है तो यहाँ पे अंदर में मैं काट दूंगा तो ये 63 ही बन जाएगा। तो 63 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो आना ही चाहिए, है ना। तो ये इन दोनों ऑप्शंस में अब आपको देखना है। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे देखो हाफ करना है वो अलग चीज़ हो गई। अगर यहाँ पर रेडियस कितनी होती, 7 होती, तो एरिया 154 आता। 9 से गुणा किया गया तो यहाँ पर आप 81 से गुणा करोगे, हाफ करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77। तो 77 इंटू 81 करोगे तो आपके यूनिट डिजिट में 7 आना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x/y की वैल्यू कितनी दी गई है, 5a-3, और y/x की वैल्यू 17-3 है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको अपोजिट लिख सकता हूँ मैं, 3a-17 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। माइनस करूँगा तो वैल्यू पलट जाती है, तो यहाँ पर क्या है 5a-3 है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a बराबर में माइनस का 14, तो a की वैल्यू माइनस की 7 हो जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसका वैल्यू बताना है। इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना होता, वैल्यूज़ का आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। x+3 x+2 में ये ब्रेक हो जाएगा, ये x+4 और x+3 में ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इनमें से देखो तो ये 3 से 3 तो कट ही जाएगा। ये किस में ब्रेक होगा देखो यहाँ पर x-3 और x+2 में ये ब्रेक हो जाएगा ना। फ्रैक्शंस को अब इसको ब्रेक करना आना चाहिए फटाफट, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये x-4 और x+4 और x-3 में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जैसे ही ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पहले डिवीज़न में तो ये कट जाएगा, इन वाले डिवीज़न में x-3 कट जाएगा, तो ऊपर में x+2 है, नीचे में x+4 है। अब गुणा कर देते हैं तो x+4 ऊपर आ जाएगा, x+2 नीचे आ जाएगा, वैल्यू 1 बन गई है, तो पूरा कट गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा फैल गया है क्वेश्चन ये वाला। कौन सा क्वेश्चन है ये, इसमें एक क्वेश्चन तो ये भी है और एक क्वेश्चन ये भी है कुछ, अच्छा ये आई थिंक ये यहाँ का है ना, और ये क्वेश्चन यहाँ का है, देख लो दोनों। तो ये हो जाएगा x+1/x का मान 8 है, तो स्क्वायर करोगे 8 का स्क्वायर 64 -2, तो ये कितना हो जाएगा 62। तो इसका एक का आंसर 62 आना चाहिए, ये 62 यहाँ पे है। तो ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इसका मान दिया गया है तो x3। पहले आप क्या करोगे, 2 जोड़ो, जैसे ही आप इसमें 2 जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा x+1/x, और इसका मान कितना आ जाएगा, देखो 2 जोड़ने पर 4 दूनी 8 7 15/4, ये स्क्वायर रूट में आ गई x+1/x वैल्यू। तो इसका क्यूब अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, k³ -3 के, तो इसका क्यूब कर दोगे तो ये आ जाएगा 15/4, स्क्वायर रूट में 15/4, ये इसका क्यूब कर दिया, -3 टाइम्स स्क्वायर में रूट में 15/4, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें से कॉमन ले लूँगा तो 4 × 12, 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 3/4, 3/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट से बाहर 4 तो निकल सकता है, तो ये हो जाएगा 2, तो 3/8
3/8 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, आपको जो PDF मिलेगी उसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कैसे करना है, देखो x माइनस 1/x, x प्लस 1/x, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। और कुछ कर सकते हैं, अगर मैं एक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। और ये क्या बन जाएगा, x⁴ माइनस 1/x⁴। यहाँ पे प्लस एक है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x⁸ माइनस 1/x⁸, जो कि पहले से आपके पास है, तो ये बन जाएगा -16 वाला, यहाँ पे +16 है तो ये बन जाएगा -32 वाला, पहले से एक 32 वाला है, तो आपके पास क्वेश्चन में बन जाएगा 64 माइनस 1/x⁴ 64, और एक डिवाइड करना है x² 1 + x² से। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है कोई ऐसा, ये है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहे यदि P जो है ABC का अभिकेंद्र है, सरकम सेंटर है, ये परिकेंद्र कहना चाहता है। ठीक है, तो अगर P जो है वो ट्राइंगल ABC का क्या है, ABC का परिकेंद्र है। ठीक है, परिकेंद्र कहाँ पर हो गया, यहाँ कहीं पे हो गया। ठीक है, तो आपको बताना है इस केस में, क्या बताना है भाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिग्रीज इन BAC। तो ये अगर आपको दिया गया है BPC कितना 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये जैसे इसका डबल रहता है ना, तो ये 15 आना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये 15 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQR में Q जो है वो 90 पे है। ठीक है, तो ये PQR इस तरह से बना लेते हैं। आपको PQ की लेंथ दी गई 5, QR की 12 है, तो ये कितना हो गया, 13 हो गया। परिवृत्त की त्रिज्या बताइए, तो ये 6.5 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, तो ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। PQO ये वाला एंगल कितना है, 30 है। और QRO ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है। आपको POR ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको ये 45 है अगर ठीक है, एक सिमिलर अगर मैं ट्राइंगल मान लूँ, है ना, एक सिमिलर ट्राइंगल एकदम ही ये मान लूँ कि ये जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, ये वाला और ये वाला, ये सिमिलर है। ठीक है, किससे, इसके बिल्कुल सेम टू सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो ये 45 है। एक जनरल आपको बता रहा हूँ कि जनरली इस तरह से भी आप कर सकते हो, 45 से 90 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये 60 हो जाएगा। तो 90 और 60 150। तो इस तरह से भी एक तो इसका आंसर आ जाता है। अब दूसरी चीज़, इसको ही आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होगा। ठीक है, देखो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो ये अगर इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर है। तो अच्छा ये चीज़ आपको पता ही है कि ये जो एंगल होता है किसी भी इस तरह के स्पीडो फिगर में, है ना, कौन सा स्पीडो फिगर, ये फिगर होता है ना ये इस तरह से, तो ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है वही एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये कैसे होता है, ये आपका किसी भी क्वाड्रिलेटरल के केस में ये ट्रू है कि ये तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो इसके एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कही कि अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये 30 60 हो जाएगा। 90 और 60 150 के बराबर होगा, है ना। बाकी अब इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर ये दोनों तो रेडियस हो गई, है ना, यहाँ पर इसको आपने ड्रॉ किया है, तो ये आपके सेंटर के अकॉर्डिंग ये एक जीवा है और ये एक अलग जीवा है। तो इसमें कुछ और तो ज़्यादा नहीं है, बाकी फिर इसको सिमिलर ही मान करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आंसर कभी भी गलत नहीं आते हैं जब तक कि कोई भी उसकी क्वेश्चन की गिवन जो कंडीशन है वो गलत ना प्रूफ हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो आप बिल्कुल इक्वल मान लो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। OQ जो है वो RS पर लंब है, ये परपेंडिकुलर हो गया। SRT ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री के बराबर आपको गिवन है, इतना ये वाला एंगल। ठीक है, RS का मान दिया गया है, RS का मान है 10√2, तो आपको PR का स्क्वायर ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो भाई, ये आपको मान दिया गया है 30 के बराबर, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 है, और आपको पता है कि अगर इस तरह से जीवा है तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर मैं इस वाली जीवा को इस वाले वर्टेक्स से मिला दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये भी 30 के बराबर होगा। कैसे होगा,
ये आपको पता है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से होता है, ठीक है। तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये लाइन सेंटर से जा रही है और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये इसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक कर रही होगी, है ना। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये क्योंकि इस पॉइंट तक मिल रहा है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि अगर मैं हाफ इसका एंगल देखूंगा तो ये भी 15 होगा और इसका एंगल देखूंगा तो ये भी 15 के बराबर होगा। तो आपने बोला कि ये 90 है, अगर ये 15 हो जाएगा तो ये एंगल कितना 75 के बराबर होगा, है ना। ये भी एंगल अगर मुझे देखना होगा तो ये भी कितना 75 के बराबर होगा। अच्छा, तो पी आर का मान आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाली भुजा आपको फाइंड आउट करनी है। और ये टोटल कितना है 30 है, ये 90 है तो ये 75 हो गया। इनमें से आपको देखो आर एस एक भुजा ये दी गई है 10√2 के बराबर। तो अब आप यहाँ पे ये वाला साइन रूल लगा सकते हो कि ये वाला एंगल अगर 30 है ना, ये 75 है, ये भी 75 है, और ये वाली भुजा कितनी है 10√2 के बराबर। तो अब आप किसी भी एक साइड का निकाल दो, 10√2 अपॉन में साइन 30, ये बराबर हो जाएगा किसके, जो आपको पी आर निकालना है तो पी आर अपॉन में साइन 75। अब साइन 75 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है √3 + 1/2√2, है ना। ये वैल्यू आपको याद रहेगी तो बेटर है। और इसको तरीका भी है, 75 क्या होता है बड़ी वैल्यू है, साइन में वैल्यू बढ़ती चली जाती है, साइन 15 का मान √3 - 1/2√2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पी आर की वैल्यू जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगी, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 20√2, इसमें गुणा करोगे किससे √3 + 1 अपॉन में ये आ जाएगा 2√2 के बराबर। तो 2√2 से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 10। तो 10 टाइम्स √3 + 1 आ जाना चाहिए, तो पी आर का मान आएगा। अच्छा, आपसे स्क्वायर पूछा है तो पी आर का स्क्वायर कर दोगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4, प्लस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 के बराबर। दो बाहर कॉमन दे दोगे तो ये हो जाएगा 200 ब्रैकेट में √3 + 2, है ना। दो कॉमन ले लोगे तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप साइन रूल से कर सकते थे, बाकी और भी इसका मे भी कोई एक तरीका हो जो आप निकाल सकते हो। मुझे ये बेसिक मेथड ठीक लगा, आप अपने तरीके, क्योंकि ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन को करने के कई कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है बी पर समकोण है, ए बी का मान 30 है, ए सी बी ये 60 है, ठीक है। तो आपको बताना है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ए सी का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, अगर 30 के सामने ये होता है कितना 1, तो 60 के सामने कितना होता है √3, और 90 के सामने कितना होता है 3 होता है। तो ये √3 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू 30/√3, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/√3, या फिर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। तो 20√3 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया है √3 साइन थीटा के बराबर, √3 साइन थीटा इस साइड आएगा, √3 - 1 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा का मान डायरेक्टली निकल आएगा 1/√3 - 1, या फिर ऊपर में √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा √3 + 1/2 के बराबर। तो √3 + 1/2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। tan a बराबर इतना है, tan b बराबर इतना है, tan 2a + b का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो tan a + b का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हो, है ना, या फिर tan 2a ये कितना हो जाएगा tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a tan b, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब tan 2 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 - tan a स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज फिर आपको याद होने चाहिए। तो tan 2a की पहले तो वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 2/3 अपॉन में 1 - 1/9, तो 9 ऊपर जाएगा तो ये 6 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगी 3/4 के बराबर। तो ऊपर में क्या बन गया 3/4 + tan भी कितना बन गया 2/5 अपॉन में क्या बन जाएगा 1 - 3 दूनी 6 और 5 को 20, या फिर ये बन जाएगा 3/10 के बराबर। तो ऊपर में सॉल्व करोगे तो 5 को 20 और 5 3 15 और 4 दूनी 8, और नीचे में क्या बचेगा 10 - 3 7/10। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 15 और 8 23 के बराबर। तो 23/14 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो काफ़ी एरर है, ठीक है। इसमें एक तो ये इंग्लिश इसकी थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको करेक्ट करेंगे, और दूसरा ऑप्शंस में भी जो ये स्क्वायर है असल में स्क्वायर नहीं है, इस तरह से हुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को।
अभी मैंने आपको tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है अगर यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, ये बन जाता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूला जो आपका बन जाता है sin 2 थीटा का बन जाता है। और अगर मुझे यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या करूँगा, तो देखो tan 2 थीटा में अगर मैं sin 2 थीटा या sin 2 थीटा में अगर मैं किसे tan 2 थीटा से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या होता है sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो ये ऊपर cos 2 थीटा आ जाएगा। तो बस एग्जैक्टली यही आपको करना है, जब आप इससे इसमें डिवाइड कर देते हो sin 2 थीटा में किसे tan 2 थीटा से, तो देखो ये इससे कट जाता है और ये आपका वैल्यू नीचे बचता है और ऊपर में क्या बन जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, sin 2 थीटा के फॉर्मूले और tan 2 थीटा के फॉर्मूले tan थीटा के टर्म्स में, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पर इसका यूज़ होगा, ये क्या है sec 2 थीटा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक थी और यहाँ पर स्क्वायर था, इस वजह से थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, इसको चेक करना पड़ा, क्रॉस चेक करना पड़ा। और ठीक है देखो, तो ये sec 2 थीटा है, 1 अपॉन में इसको cos 2 थीटा लिख सकते हो, ठीक है, ये ब्रैकेट में है तो इसी को सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा को यहीं पे ओपन कर लेते हैं। cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब ऊपर में आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर में कितना आ जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये नीचे ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे में आपका बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एलसीएम लोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा जिससे कि ये कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, है ना। तो 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसको अब आपको गुणा करना है किससे tan स्क्वायर थीटा से, तो ये इस तरह से आप गुणा कर दोगे। लेकिन ये जब आप गुणा करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ऊपर में 2 tan स्क्वायर थीटा है अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और इसके साथ में एक +1 और बचा हुआ है, ठीक है, ये +1 बचा है। तो इसको जब आप लोगे एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर में +1 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो एक माइनस tan स्क्वायर थीटा से 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऊपर होता है cos 2 थीटा के टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा ये sec 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। इसके बेस्ड जो तीनों फॉर्मूलाज हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में अगर आया और आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो फिर इस क्वेश्चन को आप कर नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। आप इस पर अगर वैल्यूज़ वगैरह पुट करके करना चाहो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेक इसमें इन्वॉल्व है, tan इन्वॉल्व है, तो फिर मे बी अगर 2 वैल्यूज़ मैच कर गई तो भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यहाँ पे कॉसेक की पावर 4 है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर है, मतलब ये कौन सा है, इन दोनों का सम कितना होने वाला है 90 डिग्री के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा दोनों एंगल्स, तो सम करोगे तो थीटा प्लस 40 से 70 और 78, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, 12 पंजे 60, साइन 60 की वैल्यू पूछ रहा है √3/2, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, PQRST आपको गिवन है, बताना है व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर इन करोड्स ऑफ कंपनी QRT टुगेदर, QRT टुगेदर, तो ये कितना है 20 40 और 20 60, तो 60% टोटल खर्चा हुआ है। टोटल कितने का 48 का, ये कितना होता है 3/5, तो 3/5 इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो 3/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई या तो आप ऐसे कर लो अपॉन में 100 ही कर लो, एक जीरो से एक जीरो काट लो, 6 से इसमें गुणा कर दो और 10 से डिवाइड कर देना, तो 8 छंग 48, तो यहाँ पे बचेगा 4, 6 को 24 और 4 ये, तो 28.8 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाई हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी Q एंड R टुगेदर ग्रेटर देन P, Q और R का सम P से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये कितना है टोटल 40 है, 24 से 40 कितना ज़्यादा है आपने कहा 16 ज़्यादा है, 16/24 करोगे तो ये वैल्यू 2 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 24, 2/3, 1/3 33, 2/3 66, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ PQS। तो ये टोटल कितना है, 20-20-40 और 20-60 और 62। रेशियो बिटवीन टू द टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 100 है। तो 62 और 100 या फिर 31 और 50, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय कंपनी एस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय कंपनी टी एंड आर। तो एस ने कितना स्पेंड किया है, 16, और टी और आर ने कितना किया है, 38। तो 16 और 38, तो परसेंट में बताना है तो 16 और 38 या फिर 8 और 17 अपॉन में 100 हो जाएगा। तो 800/17 ये वैल्यू आप निकाल लोगे। 17×4=57, 17×4=68, 17×5=85। तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा, 17×4=68, तो बचा कितना, 12, 120 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कहाँ तक जाएगी भाई, 17 का पहाड़े में फिर से पढ़ोगे तो 17×5=85, 17×6=102, है ना। तो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय कंपनी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाय टी एंड आर ने कितना किया है, 38 किया है, और एस ने कितना किया है, 16। तो इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल, तो 16, अच्छा 19 है यहाँ पे, ठीक 19 है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 19 है टोटल, है ना। तो 38 है, आधा आधा किया था तो 19 हो जाएगा। 16/38 लिखूँ या 8/19, तो ये हो जाएगा 800/19। तो 19 के पहाड़े में 19 को 76, तो 4 बार जाएगा, 4 बचेगा 40, तो 19×2=38, ठीक है। तो 42.1 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी आर इज इक्वल टू 1/4। आर ने जो प्रॉफिट अर्न किया है ये 1/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू का एक्सपेंडिचर जो है उसका 1/4 है। अच्छा, ये जो दिया गया है ये खर्चे को दर्शाता है, एक्सपेंडिचर को। तो 1/4 ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ क्यू का एक्सपेंडिचर कितना है, 22 है, तो इसका 1/4 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/2। ये बराबर है आर के प्रॉफिट के, है ना। तो इसका प्रॉफिट बताना है 11/2 या 5.5%। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कितने से, 48 करोड़ है। तो ये आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काट दोगे 24, 24 का गुणा 11 में करोगे तो ये हो जाएगा 264, बटे में 100 है तो 2.64, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 150th क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है यहाँ पे सीपीओ का 3 जुलाई का शिफ्ट 1, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। आज आपका CHSL का पेपर थोड़ा सा लेट आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना।